और आप शुरू करते हैं हमारी कवर स्टोरी। क्या स्कूल कॉलेज का काम अब कोचिंग संस्थाएं करने लगी हैं? आखिर महानगरों में डमी स्कूल्स का चलन तेजी से क्यों बढ़ रहा है? क्या पढ़ाई पर पैसा भारी पड़ रहा है? क्या बिना कोचिंग के पढ़ाई मुमकिन नहीं है हिंदुस्तान में? और कोचिंग संस्थाएं क्वालिटी एजुकेशन के नाम पर क्या सिर्फ मुनाफे का धंधा चला रही हैं? अब ऐसे ही कुछ सवालों के साथ सरकार भी आगे आई है और एक कमेटी का गठन किया गया है। सरकार की सख्ती ये बताती है कि सरकार को चिंता है कोचिंग का जो पूरा का पूरा कल्चर देश में पनपा है, और इसीलिए इस कमेटी को बड़ा महत्वपूर्ण काम दिया गया है। इसका काम होगा कोचिंग संस्थाओं और डमी स्कूल्स पर नकेल कसना, उसका असेसमेंट भारत सरकार को बताना। तो क्या माने, आने वाले दिनों में छात्रों को क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा? कोचिंग सेंटर्स का जो जाल है और बड़े बड़े जो सपने कोचिंग सेंटर्स दिखाते हैं, क्या इस पर कहीं से कोई नकेल कसी जाएगी? विस्तार से आज हम एक्सपर्ट्स के साथ इस पर कर रहे हैं चर्चा। पहले जरा आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई, बेहतर शिक्षा के लिए अच्छे स्कूल कॉलेजों का चुनाव। तो क्या माने, क्वालिटी एजुकेशन के लिए इतना काफी है? शायद नहीं। अगर ऐसा होता तो मधुमक्खी के छत्तों की तरह गली गली कोचिंग संस्थाएं ना खुली मिलती। आखिर इन फल फूल रही कोचिंग संस्थाओं का राज क्या है? वही अब तो स्कूल कॉलेजों की जगह डमी स्कूल कॉलेजों ने ले ली है। चौंकिए नहीं, बिल्कुल सही सुना आपने, डमी स्कूल कॉलेज। दरअसल मौजूदा शिक्षा व्यवस्था में कोचिंग संस्थाएं और डमी स्कूल कॉलेज एक अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। फिलहाल तो कोचिंग संस्थाएं हों या डमी स्कूल कॉलेज, सरकार की इन पर टेढ़ी नजर पड़ चुकी है। इनके मकड़जाल से छात्रों को मुक्ति दिलाने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने 11 सदस्यों वाली एक कमेटी का गठन किया, जो ये जानेंगी कि आखिर स्कूलों में शिक्षा संबंधी ऐसी क्या कमियां रह जाती हैं जो बच्चे कोचिंग या डमी स्कूल की ओर रुख करते हैं। वहीं ये कमेटी कोचिंग पर निर्भरता कम करने पर भी जोर देती है। कमेटी में IIT, NIT, NCERT, केंद्रीय विद्यालय और प्राइवेट स्कूलों जैसे शिक्षा जगत के तमाम दिग्गजों को शामिल किया गया है, जो सरकार को इस मुद्दे पर अपनी रिपोर्ट और सुझाव सौंपेगी। कोचिंग संस्थाओं के बारे में आप जानते ही होंगे। दरअसल जो पढ़ाई स्कूल में नहीं हो पाती, उसे हासिल करने के लिए स्टूडेंट्स कोचिंग इंस्टीट्यूट का सहारा लेते हैं। कुछ तो कोचिंग संस्थाओं के भ्रामक विज्ञापनों में फंसकर इनका शिकार बनते हैं। कोचिंग क्लासेस का फिलहाल देश में लंबा इतिहास रहा है, लेकिन जब आप डमी स्कूल कॉलेज जैसी शब्दावलियों को सुनते पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर आपके माथे पर भी बल पड़ जाता होगा कि आखिर ये कौन सी बला है। तो चलिए समझाते हैं क्या होते हैं डमी स्कूल कॉलेज। डमी स्कूल का धंधा यूं ही नहीं फल फूल रहा है। दरअसल मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले छात्र इन स्कूलों में इसलिए एडमिशन लेते हैं क्योंकि डमी स्कूलों में अटेंडेंस पूरी करने का कोई झंझट नहीं होता और ना ही टाइमिंग को लेकर कोई पाबंदी। यही वजह है कि मोटी रकम लेकर डमी स्कूल के संचालक अपने धंधे को बढ़ा रहे हैं। तो ये रही डमी स्कूल की असल हकीकत। तो सरकार इनसे कैसे निपटेगी? सरकार के पास गुणवत्ता वाली शिक्षा को लेकर क्या एक्शन प्लान है? ये सवाल फिलहाल तो अभी बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खास मेहमानों का रुख करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं वी रामगोपाल राव सर, ग्रुप वाइस चांसलर हैं बिट्स पिलानी कैंपसेस, फॉर्मर डायरेक्टर IIT दिल्ली। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है राव सर आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं डॉक्टर विवेक जैन, जाने माने करियर काउंसलर हैं, बहुत बहुत स्वागत है जैन सर आपका हमारे शो पे। चर्चा की शुरुआत प्रोफेसर राव आप ही से कर रहा हूँ सर। बहुत इंपॉर्टेंट ये डेवलपमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने छात्रों की कोचिंग सेंटर्स पर जो निर्भरता है जो बढ़ रही है उसे कम करने के लिए 9 सदस्यों की कमेटी बनाई है, और विनीत जोशी सेक्रेटरी हाई एजुकेशन इसके चेयरमैन है, अध्यक्ष हैं। CBSE चेयरमैन इसमें होंगे, IIT मद्रास, NIT तिरुचिरापल्ली, IIT कानपुर, NCERT, तमाम जो स्कूल प्रिंसिपल्स हैं वो सब इस कमेटी में हैं। ये कितना इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आप इसे मानते हैं सर? और जो मिनिस्ट्री का कंसर्न है कि ये कोचिंग सेंटर्स पर निर्भरता बढ़ रही है, क्या दिमाग में चल रहा है इस वक्त? क्यों चिंतित है गवर्नमेंट, और एग्जैक्टली किस तरह की ग्राउंड पर चिंताएं हैं कोचिंग सेंटर्स को लेकर सर? आई थिंक गवर्नमेंट शुड बी वरीड। अगर ये कोचिंग इंस्टीट्यूशंस का बिजनेस अभी IITs का बजट और एजुकेशन मिनिस्ट्री का बजट से भी ज़्यादा बड़ा हो गया है, आई थिंक दे नीड टू वरी। बट अब अगर आप देखेंगे, ये तो एक डिसीज को ट्रीट करना हो गया, राइट? एक सिम्टम को ट्रीट करना हो रहा है, डिसीज को
हम कुछ नहीं कर पा रहे। प्रॉब्लम यही है कि बहुत कम सीट्स है। अगर आप आईआईटीज में देखेंगे, 23 आईआईटीज लेके 17,000 स्टूडेंट्स को रिक्रूट करेंगे, 20 एम्स लेके कुछ 2,000 स्टूडेंट्स को लेंगे। अगर इतना कम सीट्स आप ये टॉप टायर इंस्टीट्यूशंस में रखेंगे और उसके लिए एक एक मिलियन स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसमें कोचिंग का जरूरत पड़ेगा ही। क्योंकि अगर अगर आप क्वेश्चन पेपर्स बहुत इजी सेट करेंगे तो सब 100/100 मार्क्स लेकर आएंगे। और तो देयरफॉर बिकॉज ऑफ द टफ कंपटीशन, the question papers need to be more to reject the candidates than to select them. अगर आप IIT जेई का एग्जाम देखेंगे, सिर्फ मे बी 5,000 रैंक्स तक एक एक सैंक्टिटी रहता है रैंक्स का। और आफ्टर 5,000 रैंक्स के बाद वो एकदम नॉइस में बदल जाता है, क्योंकि उसमें अगर आपको एक मार्क से भी बहुत सारा डिफरेंसेस हो जाएंगे रैंक्स में, वो सब अगर, तो वो इतना टफ एग्जामिनेशन सिर्फ 5,000 रैंक 7,000 रैंक्स तक डिस्टिंग्विश कर पाता है। उसके बाद एक दो मार्क में बहुत सारा अंतर आ जाता है रैंक्स का। तो यही प्रॉब्लम है कि अगर इतना कम सीट्स के लिए इतना सारे स्टूडेंट्स अगर compete कर रहे, सो ऑब्वियसली एक एंट्रेंस एग्जामिनेशंस चाहिए ही होगा। अगर एंट्रेंस एग्जामिनेशन का क्वालिटी भी बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत हाई मार्क्स से क्वालिफाई करेंगे और डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे दो स्टूडेंट्स के बीच में। आई थिंक ए सोल्यूशन इज स्केल अप द हायर एजुकेशन। अपना ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो आप देखेंगे हायर एजुकेशन में सिर्फ 27% है, और उसको अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 50% तक ले जाने का कोशिश कर रही है। अगर आप चाइना में देखेंगे 50% से ज़्यादा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है। अमेरिका में तो 70% तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है हायर एजुकेशन में। इंडिया का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, क्वालिटी इंस्टीट्यूशन स्केल नहीं हो पाया है, और वो इतना कम स्टूडेंट्स को एडमिट करने के कारण ये दिक्कतें आ रही है। आई थिंक इंडिया नीड्स टू इन्वेस्ट in scaling up these top institutions. Absolutely sir, absolutely sir, and this is very important point। और मेरे साथ एक और ख़ास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं आनंद कुमार सर, आप फाउंडर हैं सुपर 30 के। बहुत बहुत स्वागत है आनंद सर आपका शो पे। मैं चर्चा को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर विवेक जैन आपके पास आ रहा हूँ सर। जैसा कि अभी प्रोफेसर राव ने भी कहा, और ये डेटा बोलता है 2024 का डेटा है, 18 लाख स्टूडेंट्स नीट देते हैं, 13 लाख ने जेई मेन दिया। आईआईटीज में सिर्फ 17,000 सीट्स हैं, आपके मेडिकल कॉलेज में 1 लाख से भी कम सीट्स हैं। यानी कि अगर आप इस तरह से सक्सेस रेट निकालेंगे तो 1 से 2% का है। अब इसमें जो गवर्नमेंट कह रही है कि साहब हम कमेटी बनाएंगे, कमेटी पता करेगी, प्रॉब्लम तो अगर आप सक्सेस रेट देख रहे हैं हायर एजुकेशन में हमारे यहाँ का, तो ऐसा लगता है कि कोचिंग सेंटर्स तो ठीक है, वो उस पर बाद में आएंगे, बट जिस पर अभी प्रोफेसर राव ने फोकस किया कि आप सीट्स ही नहीं बढ़ा पा रहे हैं, आप हायर एजुकेशन में जो इम्पोर्टेंट, जो ख़ास तौर से हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका इंफ्रा ही नहीं बढ़ा रहे हैं, आप उनमें सीट्स नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो कमेटी क्या करेगी? थोड़ा आप एनालिसिस दीजिए सर अपना इस पे। तो मैं नमस्कार, सबसे पहले जी बिजनेस के सभी सम्मानित दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं प्रोफेसर राव की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि देखिए क्या है कि अगर मैं आपको एक आंकड़ा दूं, और जैसे राव साहब ने भी बताया है कि जेई मेंस की अगर मैं बात करूं तो अराउंड 13 लाख बच्चे रजिस्टर्ड हुए थे अभी लेटेस्ट, 12.5 लाख एक्चुअली अपीयर हुए। और अगर हम अपने देश के सारे एनआईटीज, आईआईटीज या जो गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सबकी सीट को जोड़ लें, इवन ट्रिपल आईटी की मैं बात कर लूं, तो हमारे देश में अराउंड 57,000 सीटें हैं, 57,000 समथिंग सीट्स हैं। और राव साहब ने जैसे भी बताया है कि 5,000 तक की जो सीट्स हैं वो सिग्निफिकेंट सीट्स हैं। उसके बाद तो फिर आपको कौन सी ब्रांच मिलेगी, कौन सी नहीं मिलेगी, कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर मैं टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात भी करूं तो 57,000 सीट्स हैं। नीट की अगर मैं बात करूं तो जो मेरे पास एक आंकड़ा है, लेटेस्ट आंकड़ा, 22 लाख बच्चे रजिस्टर्ड होते हैं, लगभग 1.1 लाख बच्चे जो है एमबीबीएस सीट्स हैं। तो अगर मैं एक हिसाब लगाऊं तो लगभग 19 बच्चों पे एक सीट आती है। तो इतनी बड़ी संख्याओं में बच्चों का एंट्रेंस एग्जाम, इतनी बड़ी संख्याओं में बच्चों का बैठना और सीट्स का लिमिटेड होना कहीं ना कहीं इस बात को सोचने को विवश करता है कि क्या हमारा स्कूली सिस्टम इतना अच्छा है, क्या हमारा स्कूली सिस्टम इतना सशक्त है। स्पेशली मैं बात कर रहा हूं अपने सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम की,
कि क्या वो बच्चों को इस हद तक तैयार कर सकता है कि इतने सिलेक्शन में, इतने बड़े कंपटीशन में वो बच्चों का सिलेक्शन करा सके। मुझे तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि 11th और 12th ही वो अच्छे से करा दें तो बहुत है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तो हम बात ही छोड़ते हैं अभी। देखिए, तो हमेशा जो बेसिकली क्या है, अगर मैं आपको ये बताऊं कि हमारी जो कोचिंग्स पे जो डिपेंडेंसी है उसके बढ़ने के क्या कारण है, मैं 2-3 बातें आपको जल्दी जल्दी बताना चाहूंगा। जैसे हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का होना, और ये परीक्षाएं वाकई में ही बहुत ही सख्त परीक्षाएं होती हैं, बहुत ही कठिन परीक्षा होती है, चाहे आप जेईई की बात कर लें, चाहे नीट की बात कर लें, सब कुछ तो बहुत सख्त है। आपको एक स्पेशलाइज कोचिंग चाहिए, आपको एक स्पेशलाइज, अगर मैं कोचिंग वर्ड ना भी यूज करूं तो स्पेशलाइज ट्रेनिंग तो चाहिए, चाहे वो स्कूल इस लेवल के बने कि वो दे पाए, चाहे वो कहीं बच्चा बाहर से दे। दूसरा, स्कूल, हमारे जो स्कूल का करिकुलम है आज भी वो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की रिक्वायरमेंट है, जो उनकी सिलेबस है, जो उनकी करिकुलम है, उससे बिल्कुल अलाइन नहीं करता, उससे बहुत ज्यादा बेमेल है। तो कहीं ना कहीं बच्चा जो जो चीज उसको अपने स्कूल में नहीं मिलेगी वो बाहर ढूंढेगा। तीसरी बात, एक ये परसेप्शन कि कोचिंग में जाएंगे तो एडवांटेज मिलेगा, ये बच्चों में एक धारणा है, और कहीं ना कहीं ये बात कुछ हद तक सही भी है कि कोचिंग से उनको एक एडिशनल सपोर्ट तो मिलता है, क्योंकि कोचिंग में कहीं ना कहीं एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग मिलती है, एक ओरिएंटेड प्रिपरेशन करने का बच्चों को मिलता है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन वहां बच्चों की हो पाती है। लेकिन एक बहुत बड़ा नुकसान और क्या हो जाता है, एक बहुत बड़ा नुकसान ये हो जाता है, कोचिंग पे क्यों बच्चे जा रहे हैं, कि जो संपन्न परिवार है हमारे देश के, जो एफ्लुएंट फैमिलीज हैं, उनको लगता है कि हाँ, हम बच्चों को कोचिंग करा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपना एक अधिकार समझते हैं इस बात का कि हाँ, हमारा बच्चा तो कोचिंग में जाएगा ही जाएगा। एब्सोल्युटली सर, मुझे लगता है कि इसमें पूरी की पूरी सोसाइटी, एक समाज और पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम का जिस तरह से हमारे यहाँ विकास हुआ है, उसके साथ साथ ये कल्चर पनपता चला गया। आनंद कुमार सर, मैं आपसे ज़रा समझना चाहूँगा, और ख़ास तौर से डमी स्कूल्स का, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई कमेटी है, इसको कहा गया है कि आप इसका एनालिसिस कीजिए। अब ये डमी स्कूल बने कैसे? अब ना टीचर है, ना होमवर्क है, ना स्पोर्ट्स है, बस आप एक स्कूल में जाएंगे, वहाँ रजिस्टर कर दीजिए, साल के आखिर में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अच्छा, और ये क्यों इतना पॉपुलर हो रहा है? इसमें एनरोलमेंट्स सालाना 15% की रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, और ये बढ़ क्यों रहे हैं कि बच्चा पूरा का पूरा समय जो है वो कोचिंग पर फोकस कर पाएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर फोकस कर पाएगा। आनंद सर, जरा हमें बताइए, क्या ये जो मनस्थिति भारतीय परिवारों की, माँ बाप की बन चुकी है कि पढ़ाई लिखाई तो हो जाएगी, आखिर में जाके तुम एग्जाम दे देना, फिलहाल कोचिंग पर फोकस करो, ये सर, ये मानसिकता क्या ठीक है? क्या ये वाकई में करियर ओरिएंटेड मानसिकता है? बहुत बड़ी बहस है ये, लेकिन संक्षेप में ये बताना चाहेंगे कि आज आप प्राइवेट स्कूल की बात कर रहे हैं, डमी स्कूल की बात कर रहे हैं, लेकिन आज भी बिहार में देखिए, झारखंड में देखिए, कई जगहों पर, ऐसी जगहों पर आप जाइए जहां गवर्नमेंट स्कूल की हालातें ठीक नहीं है, बिल्डिंग्स नहीं है, टीचर्स रेगुलर नहीं है, टीचर्स ट्रेंड नहीं है, बच्चा सेल्फ स्टडी करके बोर्ड पास कर रहा है, या अगर पैसे वाला है तो डमी स्कूल में जा रहा है। अब उस स्कूल में जो ज्ञान मिल रहा है, जो नॉलेज मिल रहा है, वो कुछ भी नहीं है। बहुत मुश्किल से वो अगर बोर्ड परीक्षा दे पाता है, उसमें अच्छा नंबर ले आता है तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन कंपटीशन का, जिसकी बात अभी राव सर ने कही, एक लेवल काफी हाई है। शायद इनकी मजबूरी रहती है, लाचारी रहती है कि भाई क्वेश्चन का स्टैंडर्ड वैसा किया जाए, लेकिन उन गरीब बच्चों की मजबूरी रहती है जिनके पास पैसा नहीं है, वो कोचिंग नहीं जा पाते हैं। स्कूल की पढ़ाई जो होती है और कोचिंग सेंटर का जो लेवल होता है, या आईआईटी के क्वेश्चन पेपर का जो लेवल होता है, बीच में एक बड़ी खाई है। ये खाई को पाटने का एक बहाना लेकर, मौके का फायदा उठाकर कोचिंग वाले फल फूल रहे हैं। मेरा इसमें ये मानना है कि सरकार को अपनी जो शिक्षा नीति है, वो नई शिक्षा नीति है, बहुत अच्छी नीति है, उस पर अमल करना चाहिए, और स्कूल की हालातों को काफी मजबूत करना चाहिए, उसमें सुधार लानी चाहिए, टीचर्स को ट्रेंड करना चाहिए टाइम टू टाइम, ताकि वो आईआईटी का, ओलंपियाड का प्रॉब्लम सॉल्विंग बच्चों को स्कूल में ही सिखा पाए। साथ साथ कोचिंग पर भी नकेल कसना चाहिए, डमी स्कूल को तो तुरंत सीज कर देना चाहिए, और
इस बात का ख्याल रखना चाहिए बावजूद इसके कि बच्चों की रैंकिंग कर दी। अब सोचिए कितना खतरनाक स्थिति है। जब हम लोग पढ़ाना 20 साल पहले शुरू किया था, 22 साल पहले शुरू किया था आईआईटी के लिए बच्चों को, उस समय 60% के आसपास, 65% के आसपास जो एडवांस में नंबर लाता था बच्चा, मार्क्स लाता था, रैंक 1 दे देता। अब तो 90% तक कोई मायने नहीं रखता है। तो ये जो कंपटीशन का दौर बढ़ा है वो कोचिंग बढ़ा रहा है। मेरा मानना है इसके लिए सरकार को सख्त कदम उठाकर कोचिंग पर नकेल कसना चाहिए और साथ साथ अपने व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहिए और आईआईटी को भी क्वेश्चन सेटिंग वक्त ध्यान रखना चाहिए। हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए बोल रहे हैं, राव सर से भी रिक्वेस्ट के मोड में बोल रहे हैं कि आप लोग जो क्वेश्चन सेट करते हैं उसको कंसेप्चुअल रखिए ज्यादा से ज्यादा। और दुख की बात है कि आप लोग क्वेश्चन सेट करते हैं, क्वेश्चन पेपर देते हैं एडवांस का, उसका सॉल्यूशन क्यों नहीं देते हैं भाई? आप केवल आंसर दे देते हैं। तो जब क्वेश्चन सेट आप कर रहे हैं तो उसका 1 मेथड, 2 मेथड, 3 मेथड से कम सॉल्यूशन तो दीजिए वेबसाइट पर आईआईटी का एडवांस का, ताकि बच्चा उसको वहीं से सीख पाए। और साथ साथ गवर्नमेंट का प्रयास होना चाहिए आईआईटी के पोर्टल को मजबूत करना, आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाना, तो बच्चा नेट से भी पढ़कर, ऑनलाइन से भी पढ़कर कुछ सीख सकता है। एब्सोल्युटली सर। ये आपने बोला कि जो एग्ज़ाम का जो पूरा हमारा इकोसिस्टम है और उसमें एक अजीब सा उसका जो पैटर्न है, बट राव सर, अगर हमने जैसा आनंद सर ने सजेस्ट भी किया है, अगर हम एग्ज़ाम के पैटर्न को थोड़ा सरलीकृत बना लेते हैं और उसमें कोचिंग की डिपेंडेंसी कम हो जाती है, लेकिन सीट्स तो उतनी ही है ना सर। वो प्रेशर तो, वो बॉटलनेक तो सीट्स की वजह से बना हुआ है। तो आप कैसे देख रहे हैं आनंद सर के सजेशंस को, नंबर 1? और दूसरा, बच्चों की तादाद इतनी है, सीट्स इतनी कम है, सप्लाई चेन का एक बड़ा गैप हमें नज़र आता है, तो क्या सरलीकृत कर देना एग्ज़ाम पैटर्न को, क्या कोचिंग सेंटर्स पर निर्भरता को कम करेगा? लेकिन फिर सीट्स नहीं बढ़ेंगी तो फिर सॉल्यूशन अल्टीमेटली कैसे मिलेगा? वही प्रॉब्लम है। अगर आनंद जी भी, स्कूल एजुकेशन को तो स्ट्रेंथन करना ही है, आई थिंक दैट शुड बी डन इन एनी केस। बट आईआईटीज को भी थोड़ा स्केल अप करना है। आईआईटी को स्केल अप करना मतलब ये नहीं होता है कि और ज्यादा आईआईटीज को खोल दीजिए, राइट? अगर आईआईटी दिल्ली अभी कितना स्टूडेंट, 1400 स्टूडेंट्स को, 1500 स्टूडेंट्स को एडमिट कर रहे हैं, अगर 23 आईआईटीज मिलके 17,000 स्टूडेंट्स को ले रहे हैं। अगर आप यूएस में देखेंगे, एक यूनिवर्सिटी में, लार्ज यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट एडमिशन इतना रहेगा जितना अपना 23 आईआईटीज का है, इतना एक यूनिवर्सिटी का यूएस में रहता है। कोई कोई यूनिवर्सिटी का 17,000-18,000 अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को एडमिट करते हो एक यूनिवर्सिटी। आई थिंक प्रॉब्लम उधर ही है। प्रॉब्लम इतना कम सीट्स है, इतना ज़्यादा लोग वो इंस्टीट्यूशंस में जाना चाहते हैं, तो आप जो भी एग्जामिनेशन सेट करेंगे वो तो डिफिकल्ट होते ही जाएगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको 1% लोगों को, 2% लोगों को चुनना है। अगर जब एग्जामिनेशन में इतना कम लोगों को आपको सेलेक्ट करना है तो आप कुछ भी करेंगे, एट द एंड ऑफ द डे वो कंपटीशन के कारण वो एग्जाम पेपर को टफ करना ही पड़ता है, क्योंकि नहीं तो उसका डिस्क्रिमिनेट कर पाएंगे आप स्टूडेंट्स को, ये दो स्टूडेंट्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। और 5,000 6,000 रैंक तक ठीक है, उसके बाद सबका एक ही मार्क्स रहता है, और उसको टू इवन सेपरेट आउट द स्टूडेंट्स इन टर्म्स ऑफ देयर मार्क्स, ऑल ऑफ दैट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज स्टूडेंट्स ने 3 साल 4 साल प्रिपेयर करके एग्जामिनेशंस के लिए आ रहे हैं। अगर वो एग्जामिनेशंस इसके कारण टफ तो हो ही जाएगा, क्योंकि ये कंपटीशन का प्रॉब्लम है। इंडियन इंस्टीट्यूशंस को बड़ा नहीं, अगर आप इस साल देखेंगे, इस साल 750,000 स्टूडेंट्स फॉरेन जा रहे हैं, और इंडिया का पैसा $70 बिलियन वो लोग ट्यूशन फी पे कर रहे हैं उधर, $70 बिलियन। वो अगर आप देखेंगे तो 65,000 करोड़ इंडिया का पैसा बाहर जा रहे हैं। इधर इंडिया में हम पैसा स्पेंड नहीं करना चाहते, अपना हायर एजुकेशन को स्केल अप नहीं करना चाहते, अननेसेसरली ये बच्चे बाहर जाके उधर वेरी वैलिड पॉइंट। मैं डॉक्टर जैन के पास जाऊं, उससे पहले मैं आनंद सर आपके पास आ रहा हूं क्विकली। इस पर आपका रिस्पांस मैं चाहूंगा कि हमारी जो स्कूली शिक्षा है, स्कूल एजुकेशन है, वो कितना बड़ा आप इसका रीज़न मानते हैं कि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का एक बड़ा सा बॉटलनेक हमारे यहाँ बना हुआ है? असर 2023 की रिपोर्ट कह रही है सर 50% ग्रामीण क्लास 5 के स्टूडेंट्स ग्रामीण भारत में बेसिक पढ़ाई लिखाई तक नहीं कर पा रहे सर। हर दूसरा बच्चा 50% है।
स्कूलों में टीचर्स की कमी है, सिलेबस हमारा पुराना है अभी तक। अब स्कूल जब नहीं दे पाएंगे उनको क्वालिटी एजुकेशन, तो कोचिंग पर डिपेंडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, क्योंकि स्कूल्स हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवा ही नहीं पा रहे हैं, वो उनके अपने स्ट्रगल्स चल रहे हैं। डमी स्कूल्स आते हैं, इस गैप को भर देते हैं। तो ये अगर कितना बड़ा इस वक्त हमारा फोकस होना चाहिए स्कूल एजुकेशन पर सर, और फिर सीधा उस बच्चे को कुछ नहीं दिखता है, उसको सीधा, और हमारी सोसाइटी भी है, आईआईटी नहीं है, आईआईएम नहीं है, तो ये तो इंसान ही नहीं है, इसने तो अपने बच्चे को ढंग से पाला पोसा ही नहीं, अगर इसके दिमाग में आईआईटी और आईआईएम नहीं है तो आप स्कूल एजुकेशन को कितना इंपॉर्टेंस देंगे सर इस पूरे मसले के सॉल्यूशन के तौर पे? हम तो 99% मेरा इंपॉर्टेंस स्कूल एजुकेशन को है, क्योंकि भाई जब स्कूल का आधार ही कमजोर रहेगा, असर की रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं, जहां बेचारा बच्चा कुछ नहीं कर पा रहा है, 5th क्लास का बच्चा मैथमेटिक्स अभी सीखना शुरू नहीं किया, 10th क्लास का बच्चा मल्टीप्लिकेशन एलसीएम में सीएफ में गड़बड़ हो रहा है। राव सर ज्यादा अच्छी हमारी बात सीख सकेंगे, समझ सकेंगे, सॉरी सीख नहीं सकेंगे, समझ सकेंगे मेरा दर्द। हम लोग स्कूल में बच्चों को ज्यादा से ज्यादा एलसीएम पढ़ा देते हैं, लेकिन 2 नंबर का एलसीएम क्यों निकलता है, इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को कहाँ सिखाते हैं? मल्टीप्लिकेशन 3 डिजिट का फिर दूसरे 3 डिजिट से करते हैं, तो एक डिजिट से करके फिर ऐड करके मल्टीप्लिकेशन निकाल देते हैं, लेकिन ऐसा करने से मल्टीप्लाइड नंबर दोनों हो जाता है। ये आईआईटी क्वालिफाई करने के बाद भी बच्चा नहीं बताता है, तो स्कूल में तो बड़ा गैप है ही सर। इसलिए आप लोग बड़े लोग हैं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट यही है, स्कूल एजुकेशन को अच्छे करने के लिए हम लोग सब मिलजुल कर अगर प्रयास करेंगे तो 99% समस्याओं का समाधान यहीं पर हो जाएगा। एब्सोल्युटली। डॉक्टर जैन, आपका इस पर टेक मैं ज़रूर समझना चाहूँगा कि बजाय हम इस पर फोकस करें कि कोचिंग इंस्टीट्यूशंस कैसे इनकी बाढ़ आ गई, कैसे इनका कमर्शलाइजेशन हो गया, कैसे ये रातों रात इतना पैसा बना रहे हैं, और इसका अगर आपके सामने कुछ डेटा रखूं, इसका जो बिजनेस का डेटा है वो बड़ा ख़तरनाक है। मैं अभी कुछ देर पहले पढ़ रहा था कुछ सारी रिपोर्ट्स कि कैसे भारत में ये पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम में बिजनेस का कोचिंग मॉडल जो है वो कैसे कोटा में, अगर आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाना है 1 से 3 लाख रुपए सालाना चार्ज हैं आपके, और 1 लाख स्टूडेंट्स, यानी कि हर साल 10,000 से 15 रुपए पीजी पर उसका अलग से खर्चा है। जो कमर्शलाइजेशन का अगर आप पूरा रेट देखेंगे तो ये चौंकाता है कि इतना बड़ा हमारे ही सामने कैसे इकोसिस्टम पैदा हो गया। हाँ, 2024 में सर इसकी वैल्यू बताई जा रही है 58,000 करोड़ रुपए की, और हर साल 15% की रफ्तार से ये बढ़ रहा है। इतना बड़ा, और ये हेल्प नहीं कर रहा है बच्चों को, बल्कि ये एक्सप्लॉइट कर रहा है हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के उन लूप होल्स को, उन गैप्स को, जिस पर हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो ध्यान कहाँ देना है डॉक्टर जैन? हमें कोचिंग इंस्टीट्यूशंस पर ध्यान देना है कि वो क्या कर रहे हैं, या ये देखना है कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं अपने स्कूली एजुकेशन में, जिसकी वजह से कोचिंग इंस्टीट्यूशंस पनप रहे हैं? देखिए, जो अभी आपने आंकड़ा प्रस्तुत किया है उससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ। $7 बिलियन की हमारी इंडियन कोचिंग इंडस्ट्री है, और अगर इसको मैं ट्रांसलेट करूँ रुपीज में तो बिल्कुल आपका कहना ठीक है, 55 से 60 हजार करोड़ का ये इंडस्ट्री है, और ये प्रोजेक्शन अगर मैं आपको बताऊं $16 बिलियन होने वाला है। माय गॉड। इसमें मैं आपको जो आपका जो जो इन पर्सन क्लासेज है उनकी बात भी कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस की बात भी करते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि कोचिंग का जो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है वो क्या होता जा रहा है कि कोचिंग में आप पैसा भी देते हैं, लेकिन कोचिंग में पैसा इतना देने के बावजूद भी बच्चे को क्या मिल रहा है? प्रॉब्लम क्या आ रही है कोचिंग में? कोचिंग में एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि कोचिंग सेंटर्स में जो प्राथमिकता है वो मेमोराइजेशन पे है, यानी रॉट लर्निंग पे वहां पे ज्यादा बात होती है, रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं आपकी बात को ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि कोचिंग इतनी फीस देने के बावजूद भी, इतनी बड़ी इंडस्ट्री होने के बावजूद भी, इतना कमर्शलाइजेशन होने के बाद भी, मतलब आप देखिएगा कि उनका पूरा का पूरा जो फोकस है वो उसके व्यवसायीकरण पे है, उसके कमर्शलाइजेशन पे है। अल्टीमेटली बच्चों को क्या मिल रहा है? बच्चों को क्या मिल रहा है? रॉट लर्निंग सिखा रहे हैं वहां। आनंद सर तो खुद अपना एक कोचिंग चलाते हैं, इतना रिनाउंड कोचिंग चलाते हैं, सुपर 30। वो जानते हैं कि जो टिपिकली जो कोचिंग्स होते हैं वहां क्या है कि मेमोराइजेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान है। बच्चों को ये सिखाया जाता है कि टेस्ट देने की जो स्ट्रैटेजी है वो क्या होनी चाहिए, जबकि जो उसकी जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है उस पर तो फोकस ही नहीं है। दूसरी बात, बच्चों का कहीं ना कहीं आप देखिए कि कोचिंग में जाके जो बच्चों को टिपिकली पढ़ाया जाता है वहां पर उनको उनकी एक होलिस्टिक लर्निंग तो हो ही नहीं पाती।
वहां पे सभी एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन तो कवर नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, बच्चों की क्रिएटिविटी वहां मारी जाती है। एक बच्चा अपनी मर्जी से कुछ काम नहीं कर सकता, उसकी रचनात्मकता तो वहां खत्म हो जाती है। क्रिटिकल थिंकिंग उसकी वहां पे नष्ट हो जाती है जाके, क्योंकि जो कोचिंग वाले जैसा कहते हैं उसको टिपिकली वैसा ही वहां पढ़ना है, राइट। इसके अलावा जो कोचिंग में वो ज्ञान अर्जित करता है, मेरे से सहमत होंगे, जो कंसर्न लोग हैं वो मेरे से सहमत होंगे कि जो वो ज्ञान वहां अर्जित करता है उसका वास्तविक दुनिया में कितना वो यूज कर पाता है, वो एक बिल्कुल अलग विषय हो जाता है। यानी जो रियल वर्ल्ड नॉलेज है। बट आपने बिल्कुल सही कहा सर, बहुत सही आपने पॉइंट्स उठाए। बट हम तो कोचिंग इंस्टीट्यूशन से यही एक्सपेक्ट भी तो कर रहे हैं कि वहां पर एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होगी। हम कहाँ कह रहे हैं कि आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा कोचिंग सेंटर में जाके। हम कहाँ बोल रहे हैं कि आपकी रोट लर्निंग जो है वो खत्म हो जाएगी। कोचिंग सेंटर का एक सीधा साधा उद्देश्य है, आप हमारे पास आइए, कंपटीशन में हम आपको आगे रखेंगे। तो क्या तो देखिए फिर अगर हम कोचिंग सेंटर के अंदर बच्चे को किस तरह का माहौल मिल रहा है, आई मीन मैं आप तो डॉक्टर जैन थोड़ा समझाइए कि वो तो घोषित रूप से कह रहे हैं ना। मैं आपसे ये ड्रॉबैक्स पे जो प्रकाश डाल रहा हूँ कोचिंग सेंटर्स पे, जो वहाँ टिपिकली बच्चों को पढ़ाया जाता है। कोटा में क्या हो रहा है, कोटा में कितने सुसाइड के केस हुए हैं, बच्चों पे कितना प्रेशर है, आप ये भी तो देखिए ना। बिल्कुल ठीक है कि वहाँ स्पेशलाइज्ड कोचिंग होती है, लेकिन स्पेशलाइज्ड कोचिंग के अलावा वहाँ कुछ नहीं होता। आप देखिए बच्चों पे वहाँ कितना प्रेशर है। बच्चों को वहाँ पे क्या करते हैं, एक बच्चा बड़ी उम्मीदों के साथ जाता है, बड़े सपनों के साथ वहां जाता है, वहां जाके उसको पता चलता है कि वो 1000 बच्चों के अंदर कहीं स्टैंड नहीं करता। एब्सोल्युटली। जो बच्चा अपने स्कूल में या अपने शहर में, जिस छोटे शहर से वो जाता है, जहां वो टॉप कर रहा होता है, तो वहां से तो उसको पता चलती है कि मैं कहां स्टैंड। एब्सोल्युटली, ये साइकोलॉजिकल प्रेशर और ये जो मेंटल हेल्थ क्राइसिस है डॉक्टर जैन, बिल्कुल एब्सोल्युटली मेंटल हेल्थ क्राइसिस जो इन कोचिंग सेंटर्स की वजह से आ रही है, वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने सारे पॉइंट, प्रोफेसर राव, सारे पॉइंट हमने क्या करिए, कोचिंग सेंटर्स, गवर्नमेंट, हमारी एलिमेंट जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है। मैं ज़रा आपसे पेरेंट्स के रोल पे भी थोड़ा सा बात करना चाहूँगा सर। 99.99% लोगों को, हमारे जो पेरेंट्स हैं, भारतीय पेरेंट्स हैं, उनको लगता है कि कोचिंग में डाल दिया तो बच्चा सेट है, और अगर कोचिंग में नहीं डाला तो जैसा मैंने कहा पूर्व में कि अड़ोस पड़ोस, नाते, रिश्तेदार, समाज सब बोलेंगे कि ये बच्चे पर मेहनत नहीं कर रहे हैं, ये उसको कोचिंग नहीं भेज रहे हैं, उसको मेहनत नहीं कर रहे हैं उस पर। और ये पूरे समाज के सबकॉन्शियस में ये जो आउटसोर्सिंग मेंटालिटी घुस गई है सर, इसका क्या करें? गवर्नमेंट कैसे निकालेगी इसको? आप डमी स्कूल बंद करा देंगे, कोचिंग सेंटर बंद करा देंगे, लेकिन माँ बाप के दिमाग में जो आउटसोर्सिंग मेंटालिटी घुस चुकी है सर, इसको कैसे निकाला जाए? आई थिंक ये तो एक बड़ा सोशल प्रॉब्लम है। अगर फाइनली पेरेंट्स किस लिए चाहते कि बच्चे आईआईटी में जाए? क्योंकि अगर आप ये इंस्टीट्यूशंस में जाएंगे आईआईटीज में, नहीं तो बिट्स पिलानी जैसा प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, आप कुछ भी करके, अगर आईआईटी में जाना है तो भी, बिट्स पिलानी में जाना है तो भी, कुछ भी करके आप उधर भेज दीजिए, उसके बाद आपका लाइफ सेट हो जाएगा, आपको कुछ चिंता करने का जरूरत नहीं। बच्चे का तो अब एक बार आईआईटी में गया, ये इंस्टीट्यूशंस में गया, तो उनको जॉब्स मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लाइफ, एंड आई डोंट हैव टू वरी अबाउट द किड करके, वो वाला मेंटालिटी अभी है। इसलिए है कि सिर्फ यही एक चुन के इंस्टीट्यूशन है जिसमें जाने से आपको एक कैरियर का एक सिक्योरिटी मिल जाता है। अगर इसमें गया तो पहले जितना भी कोशिश करें, एक बार उसमें जाने के बाद अब सिक्योर हो जाएंगे लाइफ, वो वाला कॉन्फिडेंस सिर्फ कोई इंस्टीट्यूशंस दे सकता है इंडिया में। वेरी फ्यू इंस्टीट्यूशंस कैन गिव दैट काइंड ऑफ ए गारंटी। सो देयरफॉर इन ए कंट्री वेयर everything is restricted, right, where we are such a resource constraint से सब जगह पे, jobs इतना कम है, इतना सारे लोग हैं, अगर every parent is looking at that security aspect, so I think that is what puts the pressure on the parents also, on the children also, and even on the overall system. I think India needs to invest more in education. At the end of the day, हम जो भी कर रहे हैं ये सब एक symptoms को treat कर रहे हैं, वो disease को हम कुछ नहीं कर पा रहे। I think we have to start looking at why we have reached this situation. Why schools standards are going down, why so many students want to go to these selected institutions. It's all because of the quality of education in our tier 2 and tier 3 institutions, where the quality is going down so fast, and every focus is all on the tier 1 institutions,
तो प्रॉब्लम उधर से ही चालू हो जाता है। एब्सोल्युटली सर। तो मुझे लगता है कि हमारा जो कमज़ोर स्कूली सिस्टम है उस पर हमें उसको फिक्स करना है। जो पेरेंट्स की, सोसाइटी की जो माइंडसेट्स हैं उनको हमको फिक्स करना है। क्या कुछ कानून में भी, आनंद सर के पास मैं आऊँगा फाइनल कंक्लूजन के लिए। सर, क्या हमें थोड़ा सा रुक के स्कूली एजुकेशन पे भी काम होगा, सोसाइटी का माइंडसेट पे भी होगा, माँ बाप के माइंडसेट पे भी होगा, लेकिन क्या हम थोड़ा फोकस करके कोचिंग रेगुलेशंस पे कुछ काम कर सकते हैं? मैं पढ़ रहा था दक्षिण कोरिया में जो हैगवॉन्स वहाँ पर कहा जाता है, जो प्राइवेट ट्यूशन्स हैं उन पर पाबंदियां हैं तरह तरह की, रात को आप नहीं पढ़ा सकते, एडवर्टीजमेंट को वहाँ पर नियंत्रित किया जाता है, स्कूल बेस्ड लर्निंग को बढ़ावा दिया जाता है। चाइना में मैं देख रहा था 2021 में फॉर प्रॉफिट ट्यूटरिंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध है और जो ट्यूटरिंग फर्म्स हैं उनको नॉन प्रॉफिट के रूप में ही पंजीकरण होना होगा। सिंगापुर में मैं देख रहा था ट्यूशन सेंटर्स को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत पंजीकरण करना है, नियमित उनका निरीक्षण होता है। एडवर्टीजमेंट को आपको फैक्चुअल रखना है, गलत पकड़े गए तो बड़ी सजा है। ये हमारे यहाँ सर आप एडवर्टीजमेंट देख लीजिए क्या क्या वहाँ पर वादे होते हैं। इसी तरह से जापान में जूकू, जो क्रैम स्कूल्स हैं, जूकू जिनको कहा जाता है, वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज के तहत हैं। तो हमारे सामने बीच के रास्ते भी हैं, तो क्या हमको इस पर फोकस करना चाहिए? आनंद सर, इससे कुछ बात बन पाएगी? एकदम बन पाएगी। चाइना वाली बात आपने सही कही है। अभी हम भी पढ़ रहे थे बहुत डिटेल में कुछ सालों से कि चाइना में जो कोचिंग सेंटर एकदम प्रतिबंधित है। आप एकदम बहुत कम पैसे में लेके या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ा सकते हैं, उससे बहुत गाढ़ी कमाई आप नहीं कर सकते, बच्चों का शोषण दोहन नहीं कर सकते। तो इस पर भी सरकार को काम करना चाहिए। ये कोचिंग सेंटर के लिए कितना फी होना चाहिए, कौन किस किस बच्चों को ले रहा है उसको देखना चाहिए, पढ़ाई वहां हो रही है या नहीं देखना चाहिए। तो कोचिंग सेंटर पर भी नकेल कसना फायदेमंद होगा हमारे। एब्सोल्युटली। तो आपको एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ना होगा। अब 11 सदस्यों की ये कमेटी बनाई गई है। देर आए दुरुस्त आए, मुझे लगता है कि भारत सरकार का बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज हमारे तीनों गेस्ट ने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बोली है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोचिंग पर ठीक है आप कीजिए, ये बात सही है कि कोचिंग पर, लेकिन कोचिंग पर निर्भरता क्यों है? उसका जो रूट कॉज है वो है आपकी स्कूली एजुकेशन, उस पर इन्वेस्टमेंट की कमी, उस पर तवज्जो की कमी। इसलिए उस पर भी ध्यान दीजिए। आप स्कूली एजुकेशन को अगर आपने दुरुस्त कर लिया, कोचिंग सेंटर का प्रॉब्लम ठीक, हायर एजुकेशन का प्रॉब्लम ठीक, सर ने भी कहा था कि हमको विदेश जाने की होड़ है हमारे बच्चों में, उसका भी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा अगर आपने अपनी बेसिक एजुकेशन का स्ट्रक्चर सुधार दिया। तो इसी उम्मीद के साथ कि भारत की शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन आए, क्रांति आए। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। डॉक्टर विवेक जैन, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच प्रोफेसर राव सर फॉर योर टाइम सर। आनंद कुमार सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। ये थी हमारी आज की कवर स्टोरी।